नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे सोलर पैनल और इन्वर्टर टाइप्स के बारे में। दोस्तों, ये है पार्ट 3 मेरी मल्टी पार्ट सीरीज सोलर पावर इन इंडिया का। तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैनल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्टर्स के बारे में। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स ये पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। इसका मेन रीज़न है कि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स बनाने की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस प्रोसीजर में एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल को लैबोरेटरी में बनाया जाता है कोनिकल शेप में, और फिर इस सर्कुलर क्रिस्टल के वेफर्स काटे जाते हैं। वेफर की एजेस रहती है, उसमें ये कट दिखते हैं। इन कट्स के कारण हमारा वेस्टेज भी प्रोडक्शन के टाइम पे कम होता है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स ये दिखने में एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं, क्योंकि ये आइदर डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू कलर में आते हैं। तो अगर आपके घर पे आप ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स का अगर पैनलिंग कर दो तो ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इसी तरह से ये पैनल्स शैडोड कंडीशन में या ओवरकास्ट कंडीशंस में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करने लायक दोस्तों ऐसी है कि हीट में जो इसकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी बेटर है। अजीब लगता है कि सोलर पैनल जो टोटल सोलर पे ही चलते हैं और हीट होने ही वाले हैं, इसमें एफिशिएंसी डिफरेंस है। लेकिन वैसा होता है जब आपके पैनल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के आगे तपने लगते हैं, उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी घटने लगती है। तो इन मामलों में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से बेटर होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी स्पेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेझिझक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये एफिशिएंसी और एस्थेटिक लुक छोड़ के मेन बात जो गौर करने लायक है वो ऐसी है कि सेम साइज के दो पैनल अगर आप लेंगे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो एक ही साइज का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल ये उसी साइज के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये बॉटम लाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स जो होते हैं वो जनरली चीपर होते हैं। मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ये सबसे पहली चॉइस है ऑलमोस्ट 90% सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए। ये बात सच भी है और एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो हुई इंप्रूवमेंट्स है उसके कारण अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स में ज़्यादा फर्क बचा नहीं है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स बनाने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है और इसमें वेस्टेज भी कम होता है। इसी प्रक्रिया में बनाते वक्त उसको ये उसका रेनबो इफेक्ट वाला कलर मिल जाता है। आपको दोनों पैनल में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आप इजीली ये देख के समझ सकते हो कि कौन सा पैनल पॉली है या मोनो है। एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल सिंगल डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू कलर में होगा, जबकि एक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल जनरली रेनबोइश टाइप दिखेगा। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि पैनल खरीदते वक्त पॉलीक्रिस्टलाइन या मोनोक्रिस्टलाइन ये देखने की जगह आप देखिए कि आपके पैनल की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में दी जाती है और ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर की पैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये काफ़ी पॉसिबल है कि एक मैन्युफैक्चरर का खराब बनाया हुआ मोनोक्रिस्टलाइन पैनल भी दूसरे मैन्युफैक्चरर के बेहतरीन पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से कम एफिशिएंसी दे। एक पैनल कोई भी आप टाइप का ले लीजिए, अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो वो उसकी एफिशिएंसी 2 से 3% दूसरे पैनल से हायर रख सकता है। अब आप कहोगे कि 2 से 3% की एफिशिएंसी में क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली हमारे पैनल 15 से 20% ही सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल आपकी पैनल एफिशिएंसी ये 20% या मैक्स टू मैक्स 22% तक होती है हमारे नॉर्मल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशंस में। तो पैनल लेते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी दो बातें हैं, एक एफिशिएंसी और दूसरी वारंटी। जनरली पैनल्स को वारंटी होती है 25 साल की, लेकिन यहाँ पे उसे ब्रेकअप किया जाता है 10 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए, और बची हुई 15 साल की जो वारंटी है वो परफॉर्मेंस वारंटी है। आपका पैनल डे 1 पे जितना प्रोड्यूस करता है उतना वो सालों साल नहीं करता है।
एक कर्व रहता है, जनरली 80% के नीचे आपकी पैनल की एफिशिएंसी नहीं जाती है। इन बचे हुए 15 सालों में आपको मैन्युफैक्चरर को ये लैबोरेटरी में प्रूव करवाना पड़ेगा कि उसकी एफिशिएंसी, जो उसने एफिशिएंसी डेप्रिसिएशन कर्व दिया है, उससे कम गई है। तो ये बात होने नहीं वाली है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स, जैसे ये मेरा मैन्युफैक्चरर है सन पावर का, वो 25 ईयर्स एंड टू एंड वारंटी देता है। मतलब 25 साल तक मेरे पैनल में कोई भी फिजिकल या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो, मुझे ये पैनल स्ट्रेट वे रिप्लेस करके मिलेगा। ये है बैक साइड पैनल की। ये है मेरा जंक्शन बॉक्स मेरे सन पावर के सोलर पैनल का। ये है उसके MC4 कनेक्टर्स। ये MC4 कनेक्टर्स ये IP68 रेटेड होते हैं, तो ये डस्ट और वाटरप्रूफ होते हैं। इसके अंदर डायोड्स होते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये हर बॉक्स, ये देखो, वाटर सील्ड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस जंक्शन बॉक्स में डायोड होते हैं। जब किसी पैनल पे छाव गिरती है तब उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और उस समय DC पावर रिवर्स में फ्लो हो सकती है। ये डायोड्स उस रिवर्स फ्लो को रोकते हैं और एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में फॉरवर्ड पावर प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टर्स के बारे में। सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज इन्वर्टर्स जो है वो है स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। जब हम हमारे पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स माइक्रो इन्वर्टर्स के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट ही, जैसे ये 20 kVA का एक सिंगल यूनिट ही सारे प्रोडक्शन का काम करता है। इसके बारे में मैंने पहले भी मेरे ऑन ग्रिड वर्सेस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के वीडियो में बात की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसकी ये लिंक ऊपर रही, आप उसे ज़रूर देखिए। ये जो सारी स्ट्रिंग्स है वो इस इन्वर्टर में एक साथ DC इनपुट जाती है और ये एक साथ जो सारी स्ट्रिंग्स जाती है उससे AC कन्वर्ट करता है। जनरली आपकी स्ट्रिंग में कितने पैनल्स होंगे और कितनी स्ट्रिंग होगी, ये आपके इन्वर्टर कैपेसिटी पे या आप कितना लोड प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड होगी। 5 kVA की सिस्टम की स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन ये 10 kVA की सिस्टम की स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन से अलग होने वाली है। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये सस्ते होते हैं। इसका एक ड्रॉबैक ऐसा होता है कि अगर हमारी एक 6 पैनल की स्ट्रिंग है, जैसे मेरी यहाँ पे लगी हुई है, 6 पैनल में से एक पैनल में भी अगर शैडो गिरे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब इस स्ट्रिंग में लगे हुए सारे पैनल्स इस कम एफिशिएंसी से काम करते हैं। भले ही मेरे एक ही पैनल पे शैडो गिरी है लेकिन मेरी पूरी स्ट्रिंग अफेक्ट होती है। अगर फ्यूचर में आपको आपके स्ट्रिंग इन्वर्टर की जगह एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगानी है तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास माइक्रो इन्वर्टर सिस्टम है ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ऐसी एरिया में आपका सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हो जहाँ पे आपको टोटल सनलाइट है, कोई छाव नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, या आपके एरिया में बर्फ गिरती नहीं है, ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेझिझक स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आपको लगेगा एक माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर सबसे ज़्यादा कारीगर ऐसी जगहों पे है वहाँ पे पार्शियल शेडिंग का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर में एक स्ट्रिंग के भी एक पैनल पे अगर छाव गिर जाए तो उसकी पूरी स्ट्रिंग के परफॉर्मेंस में अफेक्ट होता है। माइक्रो इन्वर्टर में हर पैनल के नीचे ही यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर लग जाता है और हर पैनल के DC को वो AC में लोकली ही चेंज करता है। इससे ये होता है कि हमारे एक पैनल के ऊपर अगर छाव आ गई, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया शैडो आने के वजह से, तो उसके कारण उसके साथ कनेक्टेड बाकी पैनल्स अफेक्ट नहीं होते हैं और ओवरऑल सिस्टम भी अफेक्ट नहीं होती है। दोनों टेक्नोलॉजी में मेजर डिफरेंस यही है कि एक टेक्नोलॉजी में हम सारे DC को एक ही जगह लाके उसे AC में कन्वर्ट करते हैं और माइक्रो इन्वर्टर्स में हम हर जगह लोकली DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रो इन्वर्टर्स का और एक ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि ये सिस्टम इनफाइनाइटली स्केलेबल है। आप 2 पैनल की माइक्रो इन्वर्टर सिस्टम से शुरुआत कर सकते हैं और आप चाहिए तो 2000 पैनल तक जा सकते हो। इसको कोई लिमिट नहीं है क्योंकि हर पैनल को उसका इन्वर्टर लगता है, AC बन के AC आगे जाता है। इसमें जो बैरियर है कि आपको एक इन्वर्टर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप उस तक सीमित हो जाओगे, ये नहीं रहता है। एफिशिएंसी वाइज भी ये कारीगर है क्योंकि ये शैडोज को बेहतरीन तरीके से डील करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कॉस्टिंग निकाली तो
माइक्रो इन्वर्टर्स ये सब्सटैंशियली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स से कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, तो आपकी ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आपको आपकी सिस्टम कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक ये ऊपर दे रहा हूं, आप उसे पहले देख लीजिए। इसमें और एक चीज आती है जिसे कहते हैं पावर ऑप्टिमाइजर्स। पावर ऑप्टिमाइजर्स को हमें माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ये दो चीजें अलग है। हालांकि उनके मेन सिद्धांत यही है कि वो एक पैनल पे पड़ने वाली शैडो से बाकी जगह पे अफेक्ट करने नहीं देते हैं, लेकिन एक पावर ऑप्टिमाइजर में हर पैनल से डीसी पावर को ऑप्टिमाइज करके एक इन्वर्टर तक भेजा जाता है। माइक्रो इन्वर्टर उस एनर्जी को उसी जगह पे डीसी टू एसी बना के आगे भेजता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। फाइनेंशियल वायबिलिटी ये हमारे चॉइसेस को काफ़ी अफेक्ट करती है और हमारा गोल भी वही होना चाहिए। ये वीडियो सीरीज सोलर पावर इन इंडिया के अगले भाग में हम ये देखेंगे कि हमें कौन से सोलर इंस्टॉलर को चूज करना चाहिए मल्टीपल लोगों से कोटेशन लेने के बाद, ताकि हमारी सिस्टम एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम स्पैन तक चले। इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो बेल आइकॉन क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।